प्रस्तुत है स्टीफन आर कबीर की लिखी पुस्तक अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। खंड 1, पैराडाइम्स और सिद्धांत। अंदर से बाहर की ओर। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई वास्तविक श्रेष्ठता नहीं है जिसे सही जीवन शैली से अलग किया जा सके। मैंने 25 साल तक व्यावसायिक, विश्वविद्यालयीन, वैवाहिक और पारिवारिक वातावरण में लोगों के साथ काम किया है। इस दौरान मैं ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आया हूँ जिन्होंने बाहरी तौर पर अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद मैंने यह देखा है कि वे आंतरिक तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। वे व्यक्तिगत सामंजस्य तथा प्रभावकारिता की कमी की वजह से परेशान हैं। वे लोगों के साथ स्वस्थ व मधुर संबंध बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो समस्याएं मुझे बताई हैं, उनमें से कुछ से आप भी परिचित होंगे। मैंने अपने कैरियर के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें मैं हासिल कर चुका हूँ। मुझे व्यावसायिक दृष्टि से अप्रत्याशित सफलता मिली है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में इस सफलता की कीमत चुका रहा हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे अब मेरे लिए अजनबी हो चुके हैं। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि मैं खुद को जानता हूँ। मैं शायद यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मुझे खुद से पूछना पड़ता है, क्या यह इतना मूल्यवान है कि इसके लिए इतना त्याग किया जाए? मैंने डाइटिंग की नई योजना बनाई। इस साल 5वीं बार। मैं जानता हूँ कि मेरा वजन बढ़ गया है। मैं सचमुच दुबला होना चाहता हूँ। मैं इस विषय पर प्रकाशित होने वाली नई पुस्तकें और लेख नियमित रूप से पढ़ता हूँ, लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, सकारात्मक मानसिक नजरिए की मनोवैज्ञानिक खुराक देकर खुद को प्रोत्साहित करता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, परंतु मैं नहीं कर पाता। कुछ समय बाद सब कुछ टाई फिस हो जाता है। मैं खुद से किए गए वायदे को नहीं निभा पाता। मैंने प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण तथा सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश करता हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊं और ऑफिस ना आऊं, तो वे सारा दिन वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करते रहेंगे। मैं उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाता, या इस तरह के कर्मचारी क्यों नहीं ढूंढ पाता? मेरा किशोर पुत्र विद्रोही स्वभाव का है। वह नशीले पदार्थों का आदी हो चुका है। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, परंतु वह मेरी सुनता ही नहीं है। मैं क्या करूं? करने के लिए बहुत काम है, पर समय बहुत कम है। मैं सप्ताह में 7 दिन हर पल दबाव और तनाव में जीता हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट सेमिनारों में गया हूँ और मैंने समय के प्रबंधन की आधा दर्जन योजनाओं को आजमा कर भी देखा है। हालांकि मुझे कुछ लाभ तो मिला, परंतु अब भी मुझे यह एहसास नहीं होता कि मैं उतना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ जितना मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता हूँ, परंतु उनसे कोई भी काम करवाने के लिए मुझे हर कदम पर निगरानी रखनी पड़ती है और हर कदम पर उनकी शिकायतें भी सुननी पड़ती है। इसके बजाय उस काम को खुद करना ज्यादा आसान होता है। बच्चे खुशी खुशी अपना काम क्यों नहीं करते हैं? उन्हें बार बार टोकना क्यों पड़ता है? मैं व्यस्त हूँ, सचमुच व्यस्त हूँ, परंतु कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या वह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या उससे लंबे समय में कोई फर्क पड़ेगा? मैं वाकई यह सोचना चाहूँगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ था। इस दुनिया में मेरा आना सार्थक हुआ और मेरे कारण कोई फर्क पड़ा। मैं जब अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सफल या प्रतिष्ठित होते देखता हूँ, तो मैं मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता हूँ, परंतु भीतर ही भीतर मैं जल भुन जाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? मेरा व्यक्तित्व बहुत सशक्त है। मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी चर्चा में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकता हूँ। अधिकांश बार तो मैं दूसरों को इस तरह प्रभावित कर सकता हूँ ताकि वे मेरा मनचाहा समाधान सुझाएं। मैं हर स्थिति पर अच्छी तरह सोच विचार करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे मन में आने वाले विचार आमतौर पर सबके लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु फिर भी मैं बेचैन रहता हूँ। मुझे हमेशा यही चिंता सताती रहती है कि दूसरे लोग मेरे विचारों और मेरे बारे में ना जाने क्या सोचते होंगे। मेरा वैवाहिक जीवन घिसट रहा है। हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, परंतु हमारे बीच का प्रेम अब मर चुका है। हमने वैवाहिक परामर्श लिया
बहुत से तरीके आजमा कर देखे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। हम अपने भीतर वह भावना फिर से नहीं जगा पा रहे हैं जो पहले कभी थी। ये समस्याएं गहरी हैं और दर्दनाक भी, और ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत क्विक फिक्स उपायों से नहीं सुलझाया जा सकता। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी सैंड्रा भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे। हमारे एक बेटे को स्कूल में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसे तो यह भी समझ में नहीं आता था कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन कैसे किया जाए। सामाजिक दृष्टि से भी वह अपरिपक्व था और उसकी वजह से हमें अक्सर लज्जित होना पड़ता था। खेल कूद के लिहाज से वह छोटा और दुबला तो था ही, उसमें मानसिक तालमेल की कमी भी थी। उदाहरण के लिए बेसबॉल खेलते समय कई बार तो पिचर की गेंद पास आने से पहले ही वह अपना बल्ला घुमा देता था। सब बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे। मेरे और सैंड्रा के मन में उसकी मदद करने की प्रबल इच्छा थी। हमें यह एहसास था कि अगर सफलता जीवन के किसी क्षेत्र में सचमुच महत्वपूर्ण है तो यह माता पिता की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने अपने बेटे के प्रति अपने नजरिए और व्यवहार को सुधारने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने उसके नजरिए और व्यवहार को भी सुधारने की कोशिश की। हमने सकारात्मक सोच की तकनीकों का प्रयोग करके उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित करने की कोशिश की। शाबाश बेटे, तुम यह काम कर सकते हो। हम जानते हैं कि तुम यह कर सकते हो। बल्ले पर अपने हाथ थोड़े ऊपर रखो और नजरें गेंद पर जमाए रखो। जब तक गेंद करीब ना आ जाए तब तक बल्ला मत घुमाओ। अगर उसमें थोड़ा सा भी सुधार दिखता था तो हम उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। बहुत बढ़िया बेटे, ऐसे ही करते रहो। जब दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे तो हम उन्हें डांट देते थे, उसे मत चिढ़ाओ, उसे अकेला छोड़ दो, वह अभी सीख रहा है। इस पर हमारा बेटा रोने लगता था तथा निराश होकर कहता था कि वह कभी अच्छी तरह नहीं खेल पाएगा और वैसे भी उसे बेसबॉल पसंद नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, परंतु जब स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ तो हम सचमुच चिंतित हो गए। हमें साफ नजर आ रहा था कि इसका उसके आत्मसम्मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमने उसे प्रोत्साहित करने, उसकी मदद करने और सकारात्मक रहने का प्रयास किया। बहरहाल जब हम बार बार असफल हुए तो आखिरकार हमने पीछे हटकर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। उस समय मैं देश भर के कई प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्व विकास संबंधी प्रशिक्षण दे रहा था। मैं IBM के एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशिक्षार्थियों के लिए संप्रेषण और अनुभूति विषय पर द्वैमासिक कार्यक्रम तैयार कर रहा था। जब मैंने इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए शोध किया तो मेरी दिलचस्पी खास तौर पर इस विषय में जागृत हुई कि हमारी अनुभूतियाँ किस तरह विकसित होती हैं, वह हमारे देखने के नजरिए को किस तरह निर्धारित करती हैं और हमारा देखने का नजरिया किस तरह हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। जब मैंने आशावादिता के सिद्धांत और पिग्मेलियन प्रभाव यानी स्वयं पूर्ण होने वाली आशाओं का अध्ययन किया तो मुझे यह समझ में आया कि हमारी अनुभूतियाँ कितनी गहराई में स्थित होती हैं। इसने मुझे सिखाया कि हमें दुनिया को देखने के साथ साथ अपने उस लेंस पर भी गौर करना चाहिए जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। इसने मुझे सिखाया कि लेंस ही दरअसल यह तय करता है कि हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। जिन अवधारणाओं को मैं IBM में सिखा रहा था उनके परिप्रेक्ष्य में मैंने और सैंड्रा ने अपनी स्थिति का अवलोकन किया। ऐसा करने पर हमें यह एहसास हुआ कि हम अपने बेटे की मदद करने के लिए जो कर रहे थे वह उस तरीके से मेल नहीं खाता था जिस तरीके से हम उसे सचमुच देखते थे। जब हमने अपनी गहनतम भावनाओं की ईमानदारी से जांच की तो हमने पाया कि हमारी अनुभूति यह थी कि वह मूलतः अयोग्य और पिछड़ा हुआ था। हमने अपने नजरिए और व्यवहार पर चाहे जितनी मेहनत की हो, परंतु हमारी कोशिशें इसलिए कामयाब नहीं हुई थीं क्योंकि अपने सकारात्मक व्यवहार तथा शब्दों के बावजूद हम दरअसल उस तक यह संदेश पहुंचा रहे थे, तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करनी पड़ती है। हमें यह एहसास होना शुरू हुआ कि अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को प्रभावकारी रूप से बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अनुभूतियों को बदलना होगा।